अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि जिस ऑफिस को सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाता है, वज़ीर आज़म ऑफिस, वहाँ से आए रोज़ इस किस्म की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं जिनमें बड़ी प्राइवेट नौयत की गुफ्तगू हो रही है। यह वज़ीर आज़म की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ के साथ। अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि और इतनी कितनी ऑडियोज़ होंगी जिसमें बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही होंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें होती हैं, डिप्लोमेट से भी मुलाकातें होती हैं, बड़ी अहम नौयत की नेशनल इंटरेस्ट की बातें भी उनमें होती हैं। तो ये एक सवाल अपनी जगह है। इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी आज हो रही है और एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है मुख्तलिफ हलकों में इस बारे में। लेकिन आज जो ऑडियो सामने आई वो साबिक वज़ीर आज़म की है। आप सुनते आ रहे होंगे इमरान खान साहब अपने जलसों में बारहा ये बात कह रहे थे कि एक और ऑडियो आने वाली है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या मरियम नवाज़ के हवाले से, लेकिन आज जो ऑडियो आई वो इमरान खान साहब के हवाले से आई और तब की है जब उनके बतौर वज़ीर आज़म उनकी हुकूमत के कुछ आखिरी दिन चल रहे थे। इस गुफ्तगू के हवाले से जो सवालात खड़े हुए हैं वो ये, एक तो ये है कि इमरान खान साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने ये जो साइफर का मामला है अमरीकी साजिश के हवाले से आप सब जानते हैं, इस पर खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। इस पर इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है उन्होंने कहा कि साइफर पर एक मीटिंग बुला लेते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ख़त पढ़ कर सुनाएंगे और मैं उसको कॉपी कर लूँगा, फिर हम तज्जिया उसका ये होगा कि ये साइफर जो है ये थ्रेट है और देखेंगे, फिर आप देखिएगा कि मिनट्स जो हैं मीटिंग के वो तो मेरे हाथ में हैं, तो अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। ये जो उनकी गुफ्तगू है उसके ऊपर आज सुबह से आप कई तरह के तज्जिए सुन चुके होंगे। हुकूमत इसको ये रंग दे रही है कि इमरान खान साहब के लिए, इससे पहले शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो IMF डील के हवाले से इसको कहा जाता है कि सबूताज करने की कोशिश थी, वो हो या ये हो, खान साहब अपनी सियासत को सबसे मुकद्दम रखते हैं, कौमी जो हमारा इंटरेस्ट होता है उससे ऊपर। क्या ऐसा ही है? इसके ऊपर हम आज की डिस्कशन करेंगे। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट, राना सनाउल्लाह साहब की आप बातें सुन रहे होंगे, एक होती है क्रिटिकल कंटेंट किसी भी वज़ीर आज़म या किसी भी सियासी मुखालिफ के हवाले से, दूसरा होता है ज़ाती नौयत का। वो जो ज़ुमानी गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसका क्या मकसद है। राना साहब बारहा ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब की तो इस तरह की वीडियोज़ सामने आ जाएंगी जो कोई जिसको देख भी नहीं सकता और उसकी बात भी नहीं कर सकता। तो ये किस किस्म की ब्लैकमेलिंग है ज़ाती नौयत की? ये भी क्या दुरुस्त है तरीक़ाकार? दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इन इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बड़े खास मेहमान हमारे साथ हैं। हम तज्जिया हासिल करेंगे मुर्गी साहब का, अतर काज़मी साहब का, और हमने आज खुसूसी तौर पर दावत दिया अमार जाफरी साहब को। आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अतर आप कहिएगा, आपकी नज़र में, अब सुबह से हम बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर तबसरे और बातचीत तो सुन चुके हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, ये खान साहब के जो अल्फाज हैं कि मीटिंग करवा लेते हैं, एक एनालिसिस अपनी मर्जी का करवा लेते हैं, उसको मिनट्स में शामिल कर लेंगे, ये जो तज्जिया है जो हम करवाएंगे उसको हम ये साबित करेंगे कि साइफर जो है वो थ्रेट है, ये साबित कर रहा है। इसके अराउंड प्ले करने की जो बात है खान साहब की कि बस ये इसके अराउंड प्ले ही करना था, ये अमरीकी साजिश वाली बात जो है ये बयानिया जाली था खान साहब का। आप समझते हैं कि इस्टेब्लिश हुआ? देखिए, जहां तक ये इस बयानी का ताल्लुक है, देखें आज की ऑडियो से पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हकाइक क्या है। इस साइफर के हवाले से 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, एक दफा इमरान खान साहब की सदारत में, एक दफा शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे और दीगर जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबरान भी वहां पे मौजूद थे। और दोनों दफा उन्होंने ये एलामिया जारी किया कि पाकिस्तान के अंदर संगीन मुदाखलत हुई, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई। तो ये बयानिया है कि जनाब इस किस्म की कोई चीज ही नहीं थी और आज ये साबित हो गया कि बिल्कुल ही वो झूठ था। तो फिर वो जो अमरीकी सफारतकार को बुला के डी मार्च किया था, 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एलामिया जारी किया था, तो वो क्या मजाक में कर दिया था? तो कुछ ना कुछ तो है। अब हो सकता है कि इमरान खान का जो मौकिफ है 100% वो दुरुस्त ना हो सकता है जो हुकूमत का मौकिफ है वो भी 100% दुरुस्त ना हो। अब इसका फैसला कौन करेगा? इस पे तो अब तो देखें ये पहले से भी ज्यादा जरूरी है इब्सा के इस हवाले से एक हाई लेवल कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में, किसी जज की सरबराही में, वो इसकी तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इसके साथ साथ ये जो लीक्स हो रही हैं इसके ऊपर भी वो देखें कि जनाब ये लीक्स कहां से हो रही हैं, कौन कर रहा है। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब की हुई और अब जो है इमरान खान साहब की हुई, तो मेरे ख्याल में दोनों चीजों को देखने की जरूरत है। ये कर कौन रहा है और उससे फायदा किसको हो रहा है, ये हमारी गुफ्तगू का आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब जाफरी साहब से राब्ता बहाल हुआ है। जाफरी साहब, आप यही जो मेरा सवाल आपसे पहले था, ये आप समझ रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं, आज आप इसको कैसे आ रहे हैं जो खान साहब की आ गई ऑडियो? जी, ऐसा एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इसको बियॉन्ड पॉलिटिक्स लेना चाहिए, बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी स्टेट सिक्योरिटी का मामला है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का मामला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये आर्गूमेंट्स के जी
ये फिज़िकली यानी बगिंग डिवाइस से हुई या किस तरह हुई, ग़ालिबन अब चूँकि इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। अब सिर्फ एक बहस होनी चाहिए कि ये जो हमारी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं, ये किस तरीके से हुई हैं और किसने की हैं। इसके दो एंगल्स हैं। एक एंगल तो ये है कि उस वक्त की हुकूमत चाहे पहली थी, ये इनको पता नहीं था ये रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है जी। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि शायद किसी ने रिमोटली इसको रिकॉर्ड किया और वो डिवाइसेस आ गई हैं कि वो छोटी सी ड्रोन टाइप चीज़ आके लगती है खिड़की के ऊपर और वो वहाँ से रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो साउंड्स हैं वो बहुत यूनिफॉर्म्ड है। ये नहीं है कि किसी ने अपने फ़ोन को ऑन करके उससे रिकॉर्ड कर लिया कमरे के अंदर। दूसरी अहम बात यह है कि जिसके कंटेंट हैं डिस्कशन के, मैं समझता हूँ उस पर हर पार्टी का हक़ है। पहले भी जो रिकॉर्डिंग आई उस पर जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर अपने आपको आर्गूमेंट दिए, अब जो उनकी आई है वो आर्गूमेंट देंगे। तो मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये प्योरली एक स्टेट सिक्योरिटी का मामला है। आज होपफुली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये तय हुआ होगा, इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके 3 पार्ट्स हों, व्हाट हैज़ हैपेंड, हाउ इट हैज़ हैपेंड और इसके करने वाले कौन से थे, हु हैज़ डन इट। इसके तमाम किरदार सामने आने चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको कुछ हिस्सा इसकी इन्वेस्टिगेशन का खुफिया रखने की ज़रूरत है, वो भी रखा जाए, ज़ाहिर है, लेकिन इसको अब ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि कल भी मैं किसी चैनल पे कह रहा था कि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा कैसे हुआ तो इसका फ़ायदा आने वाले या बनने वाले क्रिमिनल्स को हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के वो दिमाग में चीज़ें भी नहीं हैं वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो हैकर्स होते हैं जो इस तरह डार्क वेब पे चीज़ों को डाल देते हैं, आमतौर पे उनकी उम्रें बड़ी कम होती हैं और वो हमारे मुल्क के भी हो सकते हैं, हमारे मुल्क से बाहर भी हो सकते हैं। ये एक पूरी नई दुनिया है डीप डार्क वेब की, इसके ऊपर चीज़ें बिक रही हैं और ये जितनी एक्साइटमेंट हम इसकी पैदा करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, उसके अंदर मेरे ज़ाती बढ़ती जाएगी। यकीनी तौर पे ये आप, मैं कुछ मज़ीद चीज़ें जानना चाहती थी जाफरी साहब, लेकिन आपकी इस बात के ऊपर ही कि ये स्टेट साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा लैब्स है, तो हम बड़ी जिम्मेदाराना ही बात करेंगे। जाफरी साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी गुफ्तगू है उसको प्रोड्यूसर साहब मैं जारी रख सकते हो या ब्रेक की तरफ, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। फिर सोलंकी साहब का इसके ऊपर यकीनी तौर पर, क्योंकि हम पहले भी अमरीकी जो साजिश का बयानिया है उसके बारे में उनसे मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं, उनका कॉमेंट एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं जो आज एक और ऑडियो सामने आई और ओवरऑल कि हमारे यहाँ ये किस किस्म का साइबर सिक्योरिटी लैब्स है, किस तरह की बातें जो प्राइम मिनिस्टर के साथ अहम शख्सियात की हो रही हैं वो सामने आ रही हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब ये जो मामला है अमरीकी साजिश का, कई अरसे से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। दो तरह की बातें की जा रही हैं। आथिर साहब ने भी कहा कि एक तरफ सिक्योरिटी की जो नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स हुई थी, उनमें ये तो कहा गया कि इंटरफेरेंस हुई थी, इस बात को तो तस्लीम किया गया दोनों मीटिंग्स में, लेकिन एक तरफ खान साहब की जो आज की गुफ्तगू है उसमें प्ले अराउंड करने की बात की जा रही है, एक तज्जिया बना के साइफर पर खेलने की बात की जा रही है। तो हुकूमत ये कह रही है इस्टेब्लिश हो गया कि ड्रामा था, कि किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है इस ऑडियो से कि ये सारी बात जो थी अमरीकी साजिश की सच नहीं थी? अच्छा, काश के आज आपने किसी सीनियर सफारतकार को बुलाया होता तो ज़रा हमारी मुश्किल आसान हो जाती। ये जब से मामला आया इस नाम नहाद साइफर का, और जिसको इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश में तब्दील किया, मेरी कम अज़ कम 2 दर्जन साबिक सफारतकारों से गुफ्तगू हुई है, और वो सफारतकार जो कि दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में हमारी नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिनका कई दिहाइयों का तजर्बा है। आज उनमें से किसी से भी को भी बुला के डॉक्टर मलिहा लोधी या किसी से भी आप बात कर लें तो वो आपको बताएंगे कि जो सफारतकार एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, जिसकी केबल भेजी जाती है, वो बहुत एक कैंडिड कन्वर्सेशन होती है और उसमें बहुत सख्त बातें होती हैं। ये कि जी आपका मुल्क ये कर रहा है और आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, इस तरह की जो मुदाखलत की जो बातें हैं वो आम हैं। इससे 1000 गुना ज़्यादा सख्त बातें होती हैं, लेकिन ये जिस कानून के तहत या जिस नॉर्म के तहत की जाती हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म, वो
साइफर के तहत आप कम्युनिकेट करते हैं, ये कभी पब्लिश नहीं होती। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया के जो सफारत खाने हैं वो बंद हो जाए, उनका कारोबार ख़त्म हो जाए। तो ये जिस तरीके से बात हुई है, लेकिन आपने अभी क्योंकि जिक्र किया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का, तो उसके अंदर ये जो मुदाखलत की जो बात है, ये बिल्कुल तमाम ममालिक एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं इस तरह की गुफ्तगू के अंदर, जिससे यही तासुर मिलता है। उसका मतलब किसी की हुकूमत हटाना, साजिश करना हरगिज़ नहीं होता। जिस कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों का जिक्र कर रहे हैं काज़मी साहब, उन्हीं के अंदर जो ये बहुत वजाहत से है कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। ये बात हमारे जो प्रीमियर इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ISPR है, उन्होंने भी मुतअद्दिद बार ये बात की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बज़ाहिर एक अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह से वो चैटम हाउस रूल्स होते हैं जिसमें आप रिपोर्ट नहीं करते ताकि आप आज़ादी से गुफ्तगू कर सके, वो हो। तो ये बात करना कि जी वो साजिश थी, आप आ जाए इसके कंटेंट पर, वो ज़्यादा अहम है। आप कई दफ़ा इसको प्ले करके देख रहे हैं, ये बहुत वजाहत से बताता है, ये जो ऑडियो है, कि किस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने इमरान खान के साथ मिलकर इस साइफर को साजिश में तब्दील करने और अपनी हुकूमत के लिए सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल करेंगे, किस तरह से हम वज़ीर ख़ारजा को शामिल करेंगे। और अगर इसके आखिरी 10 सेकंड सुने तो उसके अंदर वो, जिसका अभी किसी ने नोटिस नहीं लिया, उन आखिरी 10 सेकंड्स का, जिसको फवाद चौधरी और दूसरों ने कहा कि देखे ये साबित हुआ है कि ये उनसे छुपाया गया था। हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। इसको जरा दोबारा से सुने। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कैसे आ गया, उनसे मतलब है कि हमारी DGI के पास कैसे आ गया, आर्मी चीफ के पास कैसे आ गया, इशारा उधर ही है। तो जो सीनियर सिफारतकार हैं वो आपको बताएंगे कि ऐसे हसास केबल के मल्टीपल रिसिपिएंट्स होते हैं। आर्मी चीफ होता है, DGI होता है, चेयरमैन ज्वाइंट होता है। तो वो करें कि उनको कैसे पता चले, यानी कि ये इमरान खान को और इनको अंदाजा नहीं था कि ये उन लोगों पर भी आ गया होगा। तो हम ये जो खिचड़ी पका रहे हैं साजिश की, उनको भी पता चल जाएगा और हमारा झूठ खुल जाएगा, जो कि लेकिन राइट देन एंड देयर सोलंकी साहब इसको रिफ्यूट क्यों नहीं? ये जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, लगता है इन दोनों ने मजीद उसको वक़्त दी है इस बयानिए को, जिस तरह अभी अतर भी कह रहे हैं कि दोनों में खुले तौर पे रिजेक्ट नहीं किया गया। जो आप बात कर रहे हैं, हमारी मुख्तलिफ डिप्लोमेट से भी बात हुई है हमारी, और हमने हिना खर साहिबा को भी इस बारे में सुना, मलिया लोधी साहिबा को भी। वो कहते हैं कि हर महीने साइफर सुफरा लिखा करते हैं मुल्क में, बताते हैं हालात, कई दफ़ा बड़ी सख्त बातें भी होती हैं, लेकिन ये बड़ा एक मामूल की बात है। लेकिन क्यों इन दोनों मीटिंग्स ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि ये एक मामूल की बात है, बल्कि कहा गया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है जी हमारे मुल्क में? देखें, जो प्रेस रिलीज होते हैं उनकी जो जबान है वो बड़ी होम्योपैथिक होती है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं DGI-SPR की और खुद DGI की तरफ से जो इनफॉर्मली जो बात लोगों को कम्युनिकेट की गई है, उसमें वो बहुत क्लियर है कि जी किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। अब या तो हम अपने प्रीमियर इंटेलिजेंस इदारों और सिक्योरिटी इदारों पर एतबार करें, या फिर इमरान खान पे एतबार करें, क्योंकि उन्होंने मुल्क को बचाना है। लेकिन ये बात मुतअद्दिद बार सामने आई है। खुद शौकत तरीन की ऑडियो सुन लें, आज जो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है इमरान खान ने कि जी मैं तो और खेलूंगा, तो वो इसको खेल तमाशा समझते हैं। मुल्क की मुस्तकबिल, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है, उसके साथ जिस तरीके का ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जी, मैं अतर आपकी तरफ ये बात लेके आती हूँ, अभी अपना जवाब दीजिएगा, फिर बीच में एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके भी आप ही की तरफ आऊंगी। लेकिन पहली बात मेरी ये बैड ऑप्टिक्स तो है ना खान साहब के लिए, आपकी नज़र में, कि खेलना है इसके अराउंड और नाम नहीं लेना, बिल्कुल ये गलत बात है कि उनकी ज़ाती गुफ्तगू इस तरीके से लीक हुई है। लेकिन उसके ज़रिए जो पहले माजी में मरीम नवाज़ के हवाले से भी आई थी, उस पर तबसरे तो हमने किए थे। तो ये खेलने की जो बात खान साहब करें, और आज भी बड़ा इंसेंसिटिव किस्म का उनका रिस्पॉन्स था कि अभी तो मैंने खेला नहीं, मजीद खेलूंगा। तो डू यू थिंक कि ये वो कैजुअली जो बात कर रही है सही टेस्ट में नहीं जा रही? जब आपकी पूरी रियासत एक मजाक और एक खेल बन जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से रोज ऑडियोज आ रही हैं
फिर किसकी आप तहकीकात पे यकीन करेंगे? कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जो ये बताएगी कि हमने तहकीकात की और ये साबित नहीं हुआ? ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये चीजें बाहर ना आए? तो सवालिया निशानात तो बहुत है ना। देखिए पूरे मुल्क में एक खेल खेला जा रहा है और खान साहब की एक वो पॉलिटिकल मेटाफोर हो सकता है, वो एक मेटाफोर यूज कर रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? असद मजीद साहब ने जो खत लिखा था, जो साइफर लिखा था, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि अमरीकी सफीर को बुला के डी मार्च करें। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कितने ऐसे साइफर आए जिसमें यह कहा गया कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सफीर को बुला के आप डी मार्च करें। तो इसको जो हम करते हैं ना कि बिल्कुल कहते हैं जनाब ये कोई चीज नहीं है, ऐसी बात नहीं। सिफारती लोग ये एक बात कहते हैं अथर, जब हम उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं लेकिन ये इतने डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं कि ये बाहर मीडिया तक नहीं पहुंचती। इसको इमरान खान साहब ने जलसे में लहरा दिया तो ये एक पब्लिक में आ गई ये बात। इस तरह की कई बातें होती है। चीन हमसे बहुत सारे शिकवे करता रहता है और खासतौर पे खान साहब के दौर में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं पाकिस्तान को ऑफिशियली। जी, अब देखिए ना, अब ये एक चीज आ गई है ना, एक इशू बन गया है। खान साहब का एक मौकिफ है, हुकूमत का एक मौकिफ है, किसी तीसरे फरीक का दूसरा मौकिफ है। जरूरी नहीं है कि इस हवाले से क्लैरिटी आए जो लोगों के जहनों में क्वेश्चंस हैं, इसलिए कि ऑडियोज भी इसी से रिलेटेड आ रही हैं, पूरे मुल्क में इसके ऊपर बहस हो रही है। तो एज ए जमहूरियत जमहूर का ये हक नहीं है कि उनको पता चले कि इसकी हकीकत क्या, हकीकत किस तरह पता चलेगी? ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं यहाँ पे आके कह दूं कि जी खान साहब की ऑडियो गलत है और लोग मान लें, या कोई और बंदा कह दे भाई अगर कोई तहकीकात हुई है तो आप बता दें कितनी देर तहकीकात हुई है, कितने अफसरान ने उसके ऊपर काम किया, कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, वो तहकीकात का मटीरियल ला के आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें। ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, अगर उसके जज के सामने ला के ये चीजें रख दी जाएं और फॉर वंस एंड ऑल ये मसला हल हो तो बेहतर नहीं है। अदरवाइज तो ये 2 महीने के बाद दोबारा हम इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग तो खत्म हो चुकी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके एलामिये में क्या होगा। कुछ लोग वैसे ये बात भी कर रहे हैं, जो अथर ब्रेक के बाद मैं आपसे जानूंगी, कि इमरान खान साहब को कैसे पता कि पहले से कि अब एक और ऑडियो आने वाली है। उन्होंने क्योंकि ऐलानात इस किस्म के किए हुए थे तो कहीं खान साहब या उनसे मुंसलिक लोगों का नाम भी ना आ जाए इसके अंदर, जो एक फर्स्ट राउंड ऑफ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज आई हैं सामने। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अथर एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगी ताकि हम इस टॉपिक से फिर आगे बढ़ सकें, लेकिन इसको क्लोज करने के लिए अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स तो जितने भी किए जाएं कि इंटरफेरेंस थी या साजिश थी या जो भी था, लेकिन इसकी आड़ में इमरान खान साहब ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने न्यूट्रल्स के हवाले से जो बातें की आपने देखा होगा, क्योंकि अब से थोड़े दिन पहले लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने तलबा को भी बड़ा पोलिटिसाइज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि किसको डोनाल्ड लू पैगाम दे रहा था, तो उन्होंने कहा न्यूट्रल्स को। तो इससे इमरान खान साहब डायरेक्टली ये कहते हैं कि एक साजिश हुई जिसमें डॉलर भी दिए गए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उसकी आलाकार भी बनी और इस तरह मेरी गवर्नमेंट को घर भेजा गया। कम अज़ कम ये इसको कॉल आउट करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने तमाम इदारों को इसके रास्ते में, और न सिर्फ इदारों को बल्कि जो हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया, उनके इत्तेहादी जो उनसे अलग हुए, उन सबको गद्दार करार दिया। खान साहब ने एक तासुर दिया इन सियासतदानों को। पब्लिक में जो अवाम है खान साहब के सपोर्टर, उन्होंने बुरा भला कहा, हरास किया। तो आप नहीं समझते कि इस पे कम अज़ कम इमरान खान साहब से जवाब तलबी जरूर होनी चाहिए कि आपने छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया? देखिए बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका इब्सा। अब ये हम जवाब तलबी करें किस तरह? अब मैं और आप तो यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते ना। अब जवाब तलबी किस तरह होगी कि अगर हाई पावर्ड कमीशन होगा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिसाल के तौर पे सरबराही में बना दिया जाए, वहां पे उनसे जवाब तलबी हो सकती है, वहां पे ये सारे हकायक सामने आ सकते हैं और इमरान खान साहब को बताया जा सकता है जनाब ये साइफर में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि ये ऐसी एक चीज है कि जिसके ऊपर तहकीकात होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर खान साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इसके ऊपर सियासत की, तो दूसरी तरफ जो है उनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि वो बार बार कहते हैं जी वो झूठा साबित हो गया, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो दोनों फरीक अपना अपना एक मौकिफ रखते हैं। अब जिस तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र किया, अब माजी में करीब में पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा ये तासुर देती हैं कि हमें कोई इस्टेब्लिशमेंट से खतरा है, इस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं करने देती। लेकिन क्या कभी इन दोनों जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनाया? कभी भी नहीं बनाया। इमरान खान के खिलाफ बनाया कि बुनियादी मकसद फिर इसका ये है और इसका मतलब ये है कि इनको अगर कोई सियासी खतरा है किसी से
तो वह इमरान खान से है। इस्टेब्लिशमेंट से इनको कोई खतरा नहीं है। कभी ये उनको अच्छा कहते हैं, कभी ये उनको बुरा कहते हैं। तो ये जो नैरेटिव हमें देते रहे ना कि इस्टेब्लिशमेंट हमें कुछ नहीं करने देती, तो फिर आप सारी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे हो जाते। तो इस्टेब्लिशमेंट इनकी राह में रुकावट नहीं है। इनकी राह में जो भी इनकी रास्ता है, जमहूरियत का है या जो भी है, उसकी राह में ये रुकावट समझते हैं इमरान खान को। इसी वजह से ये सारे उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो हर कोई यहाँ पे बात करता है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ आपसे कि तहकीकात होनी चाहिए। इदारों को इस तरह मलाइन नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी अदलिया हो या दीगर इदारे हों। ये पाकिस्तान के इदारे, अगर ये कमजोर होंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, हम सब का नुकसान होगा। तो तहकीकात हों ताकि चीजें सामने आए। सोलंकी साहब, अगर आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहें, जो अथर कह रहे हैं पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो हम समझते थे कि सिर्फ एक इमरान खान साहब ने, एक ओवरऑल डेमोक्रेटिक मूवमेंट उन्होंने कहा था। तो वो कहते थे कि सियासत में इदारों के ऊपर भी हम इसके अंदर बात करेंगे, और इमरान खान साहब जिस तरीके से इक़्तिदार में आए, जो उनका इल्ज़ाम था, सिलेक्टेड कहते थे उनको, तो वो इत्तेहाद क्या किस हवाले से बना था जो वो ये बात कर रहे हैं कि कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इकट्ठी नहीं हुई है सियासी जमातें? और क्या कोई गुंजाइश रह गई है आपके तहकीकात हों और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब मैं खेलूंगा मजीद, इसके ऊपर गुंजाइश है उनके पास इसकी? मैं काज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस मीसाक जमहूरियत के मुआहदे पर दस्तखत किए थे लंदन में, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसके तमाम नुकात को पढ़ लें, और उसमें से बहुत सारे नुकात पर अमल दरामद हो चुका है, जिसमें सदर के जो गैर मामूली अख्तियारात थे, पार्लिमान को घर भेजने को, वज़ीर आज़म को हटाने के वगैरह वगैरह, उन सब का ख़ात्मा, अदलिया के अंदर जो उनका एक कमिटमेंट थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत सूबों को खुद मुख्तार करना, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो स्ट्रक्चर बनाना, इस हवाले से बहुत सारे ऐसे इक़दाम थे जो दरहकीकत उनकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ही थी। एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब एंटी आर्मी या एंटी मिलिट्री नहीं है, बल्कि कुछ इदारों की जो आइन से मावरा जो उनके इक़दामात हैं उनकी मुखालफत करना है। तो उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिलीवर की, कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो बिल्कुल मौजूद है। तो ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि जी इन्होंने कभी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट इत्तेहाद नहीं बनाया। इमरान खान ने कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट इत्तेहाद नहीं बनाया आज तक। उनकी जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुई थी और वहीं पे है। आज भी जब वो ललकारते हैं तो इसलिए नहीं ललकारते हैं कि जी आप आइन के अंदर रहें। वो कहते हैं कि एक आइनी प्रोसेस में जो मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई थी उसको आप किसी न किसी तरह से दोबारा बहाल कराएं। आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं, इसाक डार के बारे में क्या कह रहे हैं। देखें जी जो है इस्टेब्लिशमेंट ने उनको क्या रोका। मुझे बता दें काज़मी साहब कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कौन से ऐसे आइनी और कानूनी तरीके हैं जिनके तहत वो इसाक डार को रोक सकते थे और अदलिया पे तबर्रा करने की या फिर इलेक्शन करवाने का जो मुतालबा कर जी इलेक्शन तो खैर उनके पास अख्तियार था, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कराने का अख्तियार आइन में इमरान खान के पास तो नहीं है। वो तो कहते हैं कि आर्मी चीफ भी मुझसे पूछ कर लगाएं। आपने जब पिछली जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उनके लगाए हुए आर्मी चीफ को एक 3 साल की टेन्योर में दे दिया, तो आपने पूछा था उस वक्त की अपोजिशन से, तो आप किस मुंह से इस तरह के मुतालबे करते? अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। सोलंकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी बातें मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था ना, उसके बाद अपनी जिंदगी में बेनजीर साहिबा ने फिर आर्मी चीफ से मुलाकात भी की। दुबई में किससे मुलाकात की थी, फिर एनआरओ लिया, मुकदमे खत्म करवाए, इसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके फिर एमक्यूएम ने कहा कि हमारा नाम भी बीच में डालो। तो वो ये सब कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो हमारी जमहूरियत के साथ खेल खेला गया वो हमें अभी तक याद है। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो इसाक डार साहब वापस आए हैं, खान साहब तो ये कहते हैं कि इसाक डार साहब को रोको इस्टेब्लिशमेंट पर। इसाक डार साहब वापस किसकी मर्जी से आए हैं? ये हुकूमत किसकी मर्जी से बनी है? किस तरह बादशाह खान के वारिस और जमीयत वाले इकट्ठे हुए हैं? किस तरह बाप पार्टी इनके साथ आ गई? एमक्यूएम किधर आ गई? क्या हमें नहीं पता? ये मतलब आजकल के दौर में तो सारी चीजें सबके सामने। और जहां तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, ये इस एक्सटेंशन के लिए सारी जमातों ने लाइन में लग के वोट डाले थे।
सारी जमहूरी जमातों ने। तो यही तो मैं कहता हूं कि इन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट कभी सियासत की ही नहीं है। वो माजी में भुट्टो की सियासत थी, 80s के अंदर पीपल्स पार्टी की सियासत थी, उसके बाद तो 90s के बाद तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। ये कह देते ना कि जनाब हम एक्सटेंशन में वोट नहीं डालेंगे, सबने लाइन में लग के वोट नहीं डाले थे। तो मेरा कहने का यही तो मकसद है कि कभी भी इन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा इस्तेमाल किया है, लेकिन जब इनका अपना मफाद आता है ये वहीं से डील करके हुकूमत में आ जाते हैं। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये समझता हूं, चाहे खान साहब हो या ये जमातें हों, इस मुल्क के मसाइल का हल ये लोग निकाल सकते हैं, कोई तीसरा फरीक नहीं निकाल सकता। इनसे हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना, हमारी इनसे उम्मीद है, इसलिए हमारा दिल जलता है। ये लोग ये हल निकाल सकते हैं और इनके पास इतना सियासी विजडम है। अब ये सारे मिलके बैठेंगे, चाहे खान साहब हो या दीगर जमातें हो, अब इनके कोर्ट में बॉल है। पाकिस्तानी कौम तो 70 साल से बर्दाश्त कर ही रही है। ये यकीनी तौर पे अथर हल तो यही निकाल सकते हैं, लेकिन जब एक फरीक जो एक तरफ हो और बाकी, क्योंकि अब तमाम जमातें एक साथ इत्तेहाद के तौर पे है, जब वो ये कहे कि दहशत गर्दों अलहदगी पसंदों से बात कर लूंगा, बाकियों से नहीं करूंगा, कभी वो एक स्टेप आगे जाए और कभी एक स्टेप पीछे आए, तो फिर उसमें बात करना बहुत नामुमकिन हो जाता है। सुलगी साहब का पॉइंट, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं उसके बाद, और मैं इमरान ने आज जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बैरूनी दौरों के हवाले से बात की, इस पर भी कॉमेंट आप लोगों का लेना चाहूंगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सोलंकी साहब, दो बातें आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ। अब एक तो जो अथर बात करें, बहुत पीछे जा रही हैं बातें, लेकिन उनका ये ख्याल है कि जमहूरियत को मिसाके जमहूरियत के बाद ज़्यादा नुकसान हुआ, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हालांकि हमने देखा हुकूमतों ने अपने टर्म एटलीस्ट उसके बाद ज़रूर पूरे किए, एक ट्रांजिशन का माहौल तो था। एक तो ये बात, दूसरी बात अगर आप इस पर भी रिस्पॉन्ड करें कि जो राना साहब जिस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब के बारे में जूम आनी कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में भी, अपनी प्रेस टॉक्स में भी, कि इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसी वीडियो सामने आ जाएंगी कि कोई ना उस पर बात कर पाएगा, ना उसको कुछ हो सकेगी उसके ऊपर बात। तो आप समझते नहीं है कि ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है कि आप जो है वो ज़ाती नौयत की चीज़ के ऊपर रख के एक जूम आनी किस्म की गुफ्तगू करें? वज़ीर दाखिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अब साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें हैं, ये कोई इनकलाबी जमातें नहीं हैं, ये कोई चे गवेरा और लेनिन की क़यादत वाली जमातें नहीं हैं, ये कोई गोरिल्ला जंग करने वाली जमातें नहीं हैं। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत की एक ज़मीनी हकीकत है। ये कमरे में वो हाथी है जो अगर आपको नज़र ना आए तो आप अपनी आंखें जो है वो चेक करा लें। बात यह है कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी की थी, बेनज़ीर भुट्टो ने भी की, सब ने की है। गुफ्तगू करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने जमहूरी आदर्श बेच दिए हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि बेनज़ीर भुट्टो ने अबू धाबी में परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की थी। लेकिन क्या जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो बातें की गई थी, उनमें से किस बात की नफी हुई, ये मैं समझना चाहता हूँ। और एनआरओ जो हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, उस एनआरओ से बेनज़ीर भुट्टो को क्या फ़ायदा हुआ? उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो एमक्यूएम के कुछ लोगों को ज़रूर हुआ। लेकिन आप परवेज़ मुशर्रफ को खुद सुन लें, उनके मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ हैं, वो खुद बता रहे हैं, तारिक अजीज़ बता रहे हैं कि, और जितने भी लोग हैं, जनरल शाहिद अजीज़, उनको उनकी किताब देख लें, ये जितनी नैब जिन लोगों ने चलाई है, कि ये सारे जो केसेस थे उनका मकसद सियासी इंजीनियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। तो वो परवेज़ मुशर्रफ कह चुके हैं कि 10-10 साल से हम चला रहे थे, उनसे निकलना कुछ नहीं था, तो हमने कहा कि जी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करते हैं। तो उसको इस तरह से हवा बनाना, और फिर ये कि जी ये जमातें कैसे आपस में मिल गई हैं। मैं चाहता हूँ कि काज़मी साहब हमारी तारीख को पढ़ लें। जो पहली 73 के आइन के बाद जो हुकूमतें बनी हैं हमारी, नेशनल अवामी पार्टी और JUI, ये उस वक्त भी इत्तेहादी थी। मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला थे उस हुकूमत के जिसमें नेशनल अवामी पार्टी शरीक थी। और अगर ये लोग जो अभी इस हुकूमत में मिले हैं, इन्होंने कोई ऐसा काफराना काम किया है, तो मुझे बताएं कि इमरान खान की सरकार, उनके पास तो अपने वोट पूरे नहीं थे, 155 थे टोटल। तो ये चौधरी शुजात कैसे इमरान खान के साथ मिलते, उनकी कौन सी नजरिया मिलता था? परवेज इलाही, जिसको पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है, शेख रशीद, जिनको कहते थे कि वो चपड़ासी नहीं रखूंगा,
बाप पार्टी, इन सब का और इमरान खान के नजरिए में कौन सी कदर मुश्तरक थी, वो मुझे बता दें। तो सियासत ऐसे ही होती है, उसमें कंप्रोमाइजेज होते हैं। लेकिन ये कहना कि जी वो इनका इत्तेहाद और इनकी मखलूत हुकूमत खराब है और इमरान खान की जो थी वो आब ज़मज़म में धुली थी, मैं हैरान हूँ इस बात। मैं दौरों की बात की तरफ नहीं जाती, अब जो आपने बात कर दी है मैं इसी पे मैं अथर की तरफ चली जाती हूँ। अथर, सियासत सोलंकी साहब कह रहे हैं ऐसे ही होती है। अब अगर हम सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट से आप जो डील हो गई थी उनकी और मुलाकातें और मिसाक जमहूरियत के बाद की बात कर रहे हैं, रीसेंट एग्जाम्पल इमरान खान साहब की है, जलसों में वो न्यूट्रल्स को जानवर से तशबीह दे रहे हैं, अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार उनको करार दे रहे हैं, इलेक्शन ना होने का उनको जिम्मेदार करार दे रहे हैं और हर चीज़ में उनको पिन पॉइंट करके सवाल कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकातें तो 2 अदद बावसूख सहाफ़ी कहते हैं, कुछ दिन पहले खान साहब ने भी की हैं। तो ये तो फिर एक तरीका है, सियासतदान को बातचीत तो करनी पड़ती है। क्या ख्याल है आपका? देखिए, बातचीत बिल्कुल सियासत में चलती रहती है और तारीख में भी चलती रहती है। देखिए, इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि हर चीज पे हमारी इजारादारी है, सहाफत हो जाए, तारीख हो जाए। ये टिकटॉक का दौर है, सब कुछ सबको पता है। मुफ्ती महमूद का क्या किरदार था भुट्टो के खिलाफ, वली खान साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को किस नाम से जलसों में पुकारते थे ना, वो अभी आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको सारे क्लिप नजर आ जाएंगे, हर चीज आपको नजर आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हम अंडरमाइन करते हैं पूरी एक जनरेशन को। हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बाकी जो पूरी जनरेशन बैठी हुई है इसके जहन भी पुख्ता नहीं है, इनको किसी चीज का पता नहीं। और यही अलमिया है, इसी अलमिये का सामना है कि वो मुल्क जहां पे एवरेज एज जो है 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की 23 साल है, उस मुल्क में आपको अवाम को में कौन सा वो सेगमेंट है जो यूथ को एंगेज करता है, बल्कि यूथ को उल्टा पैटर्नाइज करने की कोशिश की जाती है। और इसका वजह इसकी क्या है? वजह यह है कि पहले थी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपका होल्ड, आप लिखते थे 2 कॉलम की खबर और हमें बता देते थे कि इमरान खान की जुबान बड़ी गंदी है। अब जब आप ये बात करते हैं ना, तो हम भुट्टो का निकाल के ले आते हैं क्लिप, आपसे पूछते हैं कि ये भुट्टो साहब बंगालियों के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। हम वली खान का क्लिप आपके सामने रखते हैं, कहते हैं ये वली खान साहब क्या फरमा रहे हैं, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले मियां साहब किसके हवाले से जिक्र कर रहे हैं, ये इस जलसे में क्या चीज जिक्र हो रही है। अब ये तारीख सबको पता है, जितनी सोलंकी साहब को पता है। मुझे लगा था हम मिसाक जमहूरियत के बाद की बात कर रहे हैं अथर, मुझे लगा था हम मिसाक जमहूरियत के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ये शिकवा भी करते हैं कि पीटीआई से मुंसलिक लोगों की मेमोरी 2013 के बाद शुरू होती है। लेकिन बहरहाल जी जी मैं यही कह रहा हूं कि जितनी तारीख आपको पता है, सबको पता है, पाकिस्तान को सबको पता है, इसलिए कि इस तारीख का यह हिस्सा है सभी को, तो इसी सबको उसका पता है। लेकिन मसला ये है कि आप एक साइडेड तारीख बयान नहीं आप कर सकते। जो आप एक साइडेड हमें बताते रहे ना कि ये यूनान के जमहूरी देवता हैं, वो अब हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अब अवाम सवाल पूछती है आगे से, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हो, चाहे वो नून लीग वाले हो, ठीक है। तो वो फिर आगे से पूछेंगे कि जनाब ये आप कर रहे क्या हैं, आप इसके हवाले से ये मौकिफ रखते थे, उसके हवाले से वो मौकिफ रखते थे। आप मुफ्ती महमूद के साथ तो मखलूत हुकूमत बन गई थी, लेकिन ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन और बेनजीर का क्या फलसफा, यही तो हो रहा था। ये जो आप बात कर रहे हैं ना सारी, आप बिल्कुल करेक्ट पॉइंट आउट कर रहे होंगे हिस्ट्री के हवाले से जो बातें हैं। लेकिन फिर वही हुआ खान साहब के साथ भी कि आप कहते थे कि ये पंजाब के डाकू हैं, आपने इनको जो अभी सारी सोलंकी साहब ने बात इतनी दफा रिपीट हो चुकी है हमारे शोज में कि मैं समझती हूँ आप अगर कंक्लूड करना चाहें अपनी सारी बातचीत को कि अब इमरान खान क्या खेलेंगे मजीद। अथर, इमरान खान क्या खेलेंगे अब मजीद इस साइफर के मामले? इमरान खान ने सबको पैड पहनाए में, कौम को, वो खेलने का नाम नहीं ले रहे। बस वो बार बार कहते हैं कि बस अब मैं फाइनल कॉल दूंगा, ये होगा। वो लगता है इसी तरह के भागते हुए आते हैं बॉल करवाने और उधर से वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी अभी यकीन नहीं है कि अगर मैंने बॉल कराई तो इसके ऊपर विकेट गिरेगी। जिस दिन खान साहब को ये यकीन हो गया कि विकेट गिरनी है, उस दिन उन्होंने बॉल करवा देनी है। मुझे लगता है अभी हुकूमत की विकेट थोड़ी सी मजबूत है, थोड़ी सी मजबूत है। चलें इसी पे फिर मैं क्लोज करती हूँ और इन स्विंगर के बारे में आइंदा आने वाले दिनों में कि वो खान साहब ने जो तैयार किया हुआ है उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया था काज़मी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप दोनों ने इन अहम मामलों के ऊपर बात की है। नाजरीन, आज कौमी सलामती का इजलास तो हो गया है, लेकिन उसका एलामिया का हमें इंतज़ार है, वो आता है सामने। और उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियोज़ कहाँ से सामने आ रही हैं, इसकी बाकायदा तौर पे तहकीकात हो और मीडिया के सामने और आवाम के सामने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन उनका है। और आज का दिन है, दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन डे के तौर पे, तो आवाम के सामने भी हकीकतें रखी जाएँ कि कहाँ से क्या कुछ होता रहा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।